हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड दी फिलोसोफर्स स्टोन का एपिसोड 10 हैलोवीन। पिछले एपिसोड दी मिडनाइट ड्यूल में आपने देखा था कि हैरी, रॉन और नेविल आधी रात को मेलफॉय के चैलेंज की वजह से कॉमन रूम से चुपके से बाहर निकले थे। लेकिन मेलफॉय की चाल कुछ और ही थी, और इसी चक्कर में हैरी और उसके दोस्तों की मुलाकात हुई थी उस रहस्यमय कॉरिडोर से जहां उन्होंने देखा एक भयानक 3 सिरों वाला कुत्ता जो किसी गहरे राज की रक्षा कर रहा था। तो अब सवाल ये है कि आखिर हॉगवर्ट्स में क्या छिपा है, और क्या हैरी और उसके दोस्त उस राज के और करीब जाएंगे? आज के एपिसोड हैलोवीन में कहानी लेने वाली है एक नया मोड़। जादू, जश्न और डर, सब कुछ एक साथ। और हॉगवर्ट्स में होने वाला है अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला हादसा। मालफॉय अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था जब उसने देखा कि हैरी और रॉन अगले दिन भी हॉगवर्ट्स में मौजूद थे। दोनों थोड़े थके हुए दिख रहे थे, लेकिन चेहरों पर एकदम खुश और संतोष भरी मुस्कान थी। असल में अगली ही सुबह तक हैरी और रॉन को लगा कि 3 सिर वाले कुत्ते से मुलाकात उनके लिए किसी रोमांचक सफर से कम नहीं थी। अब तो वो दोनों एक नए एडवेंचर के लिए और भी बेचैन हो रहे थे। इस बीच हैरी ने रॉन को उस रहस्यमय पैकेज के बारे में सब कुछ बताया जो ग्रिंगॉट्स से हॉगवर्ट्स लाया गया था। दोनों घंटों यही सोचते रहते कि ऐसा कौन सा सामान होगा जिसे इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत है। रॉन ने गंभीरता से कहा, "ये या तो बहुत कीमती होगा या बहुत खतरनाक।" हैरी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, "या फिर दोनों ही।" लेकिन उनके पास एक ही जानकारी थी कि वो चीज करीब 2 इंच लंबी है। बिना और सुराग के अंदाजा लगाना नामुमकिन था। नेविल और हरमाइनी को इस राज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। नेविल को बस यही परवाह थी कि उसे फिर कभी उस भयानक कुत्ते के पास न जाना पड़े। और हरमाइनी, उसने तो अब हैरी और रॉन से बात करना ही बंद कर दिया था। लेकिन हरमाइनी इतनी बॉसी और जानकार बनती थी कि हैरी और रॉन को ये चुप्पी किसी वरदान जैसी लगी। अब दोनों को सिर्फ एक चीज की तलाश थी, मालफॉय से बदला लेने का मौका। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब करीब 1 हफ्ते बाद ऐसा सुनहरा मौका अपने आप उनके सामने आ गया। हमेशा की तरह उस सुबह भी उल्लुओं का झुंड ग्रेट हॉल में उड़ता हुआ आया। लेकिन इस बार सबकी नजरें एक लंबे, पतले पैकेज पर टिक गईं, जिसे 6 बड़े स्क्रीच आउल्स उठाकर ला रहे थे। हैरी भी सबकी तरह उत्सुक था। जब उल्लुओं ने उड़ते उड़ते वो पार्सल उसके सामने गिरा दिया और साथ ही उसका बेकन भी जमीन पर जा गिरा, तो वो हैरान रह गया। उल्लुओं ने जैसे ही पंख समेटे, तभी एक और उल्लू आया और उस पैकेज के ऊपर एक चिट्ठी गिरा गया। हैरी ने झटपट लिफाफा खोला। ये उसकी किस्मत थी कि उसने पहले चिट्ठी पढ़ ली, क्योंकि उस पर साफ लिखा था, "टेबल पर इस पार्सल को मत खोलना। इसमें तुम्हारा नया निम्बस 2000 है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सबको पता चले कि तुम्हारे पास झाड़ू है, वरना हर कोई एक झाड़ू चाहता फिर होगा। आज रात 7 बजे क्विडिच मैदान पर ओलिवर वुड तुमसे तुम्हारे पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए मिलेगा। प्रोफेसर मैकगोनागल।" हैरी की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी छुपाने की कोशिश करते हुए चुपचाप नोट रॉन को पकड़ा दिया। रॉन ने पढ़ते ही हैरानी से कहा, "निम्बस 2000। उसकी आवाज में जलन भी थी और इच्छा भी। "मैंने तो इसे कभी छुआ तक नहीं है।" दोनों जल्दी जल्दी हॉल से बाहर निकल आए ताकि क्लास से पहले किसी प्राइवेट जगह पर झाड़ू खोल सके। लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस हॉल में सीढ़ियां चढ़ने लगे, सामने से क्रैब और गोयल ने रास्ता रोक लिया। मालफॉय ने झट से पैकेज हैरी के हाथ से छीना और हाथ में तौलते हुए बोला, "ये झाड़ू है।" उसने पैकेज वापस हैरी की तरफ फेंक दिया। चेहरे पर जलन और नफरत साफ झलक रही थी।
इस बार तो तेरा काम तमाम है, पॉटर। पहले साल के स्टूडेंट्स को झाड़ू रखने की इजाजत नहीं होती। रॉन अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण झाड़ू नहीं है, ये निम्बस 2000 है। और तुमने कहा था ना तुम्हारे घर पर क्या है, कॉमेट 260। रॉन ने मजाक उड़ाते हुए हैरी की तरफ देखा और हंसा। कॉमेट दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन निम्बस के सामने उसकी कोई औकात नहीं। मालफॉय का चेहरा लाल हो गया। उसने तिरस्कार से कहा, तुझे इसके बारे में क्या पता, वीजली? तू तो आधा हैंडल भी खरीदने लायक नहीं है। मुझे तो लगता है तू और तेरे भाई झाड़ू की टहनियां भी जोड़ जोड़ कर खरीदते होंगे। रॉन कुछ कह पाता, उससे पहले ही उनके बगल में नन्हे प्रोफेसर फ्लिटविक प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी पतली सी आवाज में कहा, उम्मीद है कि तुम लोग झगड़ा नहीं कर रहे हो। मालफॉय तुरंत बोला, प्रोफेसर, पॉटर को झाड़ू भेजी गई है। फ्लिटविक ने मुस्कुराते हुए हैरी की तरफ देखा। हाँ, बिल्कुल सही। प्रोफेसर मैकोनागल ने मुझे सब बता दिया है। तो कौन सा मॉडल है ये? हैरी ने चेहरे पर हंसी रोकते हुए जवाब दिया, एक निम्बस 2000, सर। मालफॉय के चेहरे पर उस वक्त जो सदमा और गुस्सा उभरा, उसे देख हैरी के अंदर हंसी का सैलाब उमड़ रहा था। उसने और भी चुटकी लेते हुए कहा, असल में इसके लिए मैं मालफॉय का शुक्रगुजार हूं। अगर इसने नेविल का रिमेम्ब्रॉल नहीं चुराया होता तो मैं टीम में शामिल ही नहीं होता। हैरी और रॉन हंसी दबाते हुए ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ गए। मालफॉय का गुस्से से लाल चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। हैरी बोला, देखा, यह सब सच है। अगर उसने रिमेम्ब्रॉल नहीं छीना होता तो मैं टीम में कैसे आता? लेकिन तभी पीछे से एक नाराजगी भरी आवाज आई, तो तुम्हें लगता है कि नियम तोड़ने का इनाम यही है? यह हरमाइनी थी। वह नाराज होकर सीढ़ियां चढ़ती आ रही थी। उसकी आंखें हैरी के हाथ में पकड़े पैकेज पर टिकी थी। हैरी ने बेपरवाही से कहा, मुझे लगा तुम हमसे बात नहीं कर रही हो। रॉन ने तुरंत चुटकी ली। हाँ, प्लीज, अब मत बोलो, इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। हरमाइनी ने गुस्से में नाक ऊंची कर ली और तेज कदमों से आगे निकल गई। उस दिन हैरी को अपनी क्लास पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल हुई। उसका मन बार बार अपने डॉर्मेट्री की तरफ भाग जाता, जहां उसका नया निम्बस 2000 बिस्तर के नीचे रखा था। कभी उसका ध्यान क्विडिच मैदान पर चला जाता, जहां उसे उसी शाम अपनी पहली ट्रेनिंग करनी थी। शाम के समय हैरी ने खाना भी जल्दबाजी में निपटाया। उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि उसने क्या खाया। जैसे ही खाना खत्म हुआ, वो रॉन के साथ भागता हुआ ऊपर गया और अंततः पैकेज खोला। झाड़ू हैरी के बिस्तर पर लुढ़कते ही रॉन की आंखें चमक उठीं। वाह! उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। हैरी, जिसे झाड़ुओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसने भी माना कि ये वाकई अद्भुत लग रही थी। चिकनी और चमकदार महोगनी की हैंडल, पीछे की ओर एकदम सीधी और सलीके से बंधी टहनियों की लंबी पूंछ, और सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ नाम, निम्बस 2000। जैसे जैसे घड़ी 7 बजने के करीब आई, हैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो किले से बाहर निकलकर शाम की हल्की धुंध में क्विडिच मैदान की ओर बढ़ा। वो पहली बार स्टेडियम के अंदर जा रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे स्टैंड्स बने थे, जहां से सैकड़ों दर्शक मैदान को साफ देख सकते थे। मैदान के दोनों सिरों पर 3-3 सुनहरे पोल खड़े थे, जिनके ऊपर बड़े बड़े घेरों वाले हूप्स लगे थे। हैरी को ये देखकर मगल बच्चों के बुलबुले बनाने वाले खिलौने याद आ गए। बस फर्क इतना था कि ये हूप्स 50 फीट ऊंचाई पर लगे थे। हैरी के भीतर उड़ने की इतनी बेचैनी थी कि वो ओलिवर वुड का इंतजार भी नहीं कर पाया। उसने झाड़ू उठाई और जमीन से हल्का सा किक मारा।
पल भर में ही उसका निम्बस 2000 आसमान में था। क्या एहसास था वो? हवा उसके कानों से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। उसने गोल पोस्ट्स के बीच से झपट्टा मारा, फिर पूरे मैदान में ऊपर नीचे होकर तेजी से उड़ान भरी। निम्बस 2000 उसके हल्के से स्पर्श पर उसी दिशा में घूम जाता जहां हैरी चाहता। अचानक एक आवाज आई, अरे पॉटर, नीचे आओ। हैरी ने नीचे झांका। ओलिवर वुड आ चुका था। उसके हाथ में एक बड़ा लकड़ी का क्रेट था। हैरी धीरे से उतरा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वुड की आंखों में चमक थी। उसने कहा, बहुत बढ़िया। अब मुझे समझ आया कि मैकोनागल क्यों कह रही थी, तुम सच में नेचुरल हो। आज मैं तुम्हें बस नियम समझाऊंगा। उसके बाद हफ्ते में 3 बार टीम प्रैक्टिस होगी। उसने क्रेट खोला। अंदर 4 अलग अलग आकार की गेंदें थी। वुड बोला, क्विडिच खेल को समझना आसान है, खेलना मुश्किल है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। उनमें से 3 को चेसर्स कहते हैं। 3 चेसर्स, हैरी ने दोहराया। वुड ने क्रेट से एक चमकदार लाल गेंद निकाली जो आकार में फुटबॉल जैसी थी। इसे क्वॉफल कहते हैं। चेसर्स इस क्वॉफल को आपस में पास करते हैं और फिर इसे हूप्स के अंदर फेंक कर गोल करते हैं। हर गोल पर 10 पॉइंट मिलते हैं। समझे? हैरी ने तुरंत कहा। मतलब चेसर्स क्वॉफल पास करते हैं और उसे हूप्स में डालकर स्कोर करते हैं। तो ये कुछ बास्केटबॉल जैसा हुआ, बस झाड़ू पर और 6 हूप्स के साथ। वुड थोड़ा उलझा। बास्केटबॉल क्या होता है? हैरी झट बोला, कोई बात नहीं, छोड़ो। वुड ने आगे समझाया, हर टीम में एक खिलाड़ी कीप होता है। ग्रिफिंडर में मैं कीप हूं। मेरा काम है हमारे हूप्स के आसपास उड़ते रहना और दूसरी टीम को स्कोर करने से रोकना। 3 चेसर्स, एक कीप, हैरी ने बुदबुदाते हुए याद किया। ये सब क्वॉफल से खेलते हैं। समझ गया। अब बाकी 3 बॉल किस लिए हैं? वुड मुस्कुराया, अभी दिखाता हूं। ये लो पकड़ो। उसने हैरी को एक छोटा डंडा दिया जो बेसबॉल बैट जैसा लग रहा था। फिर बोला, अब मैं तुम्हें ब्लजर्स दिखाता हूं। ये दोनों देख रहे हो? यही ब्लजर्स हैं। उसने 2 काले, थोड़े छोटे आकार की गेंदें दिखाईं। हैरी ने गौर किया कि वो क्रेट में बंधे पट्टों से छूटने के लिए तड़प रही थी। वुड ने चेतावनी दी, पीछे हटो। उसने एक ब्लजर को आजाद किया और पल भर में ही वो काली गेंद आसमान में उछली और सीधे हैरी के चेहरे की तरफ झपटी। हैरी ने बैट उठाकर जोर से वार किया। ब्लजर एक तेज झटके से हवा में घूमती हुई दूर चली गई, लेकिन फिर तेजी से घुमाव लेकर वुड पर हमला कर बैठी। वुड तुरंत झपट पड़ा और उसे दबोचकर फिर से क्रेट में बांध दिया। सांसें फूलते हुए उसने कहा, देखा, यही ब्लजर्स करती हैं। ये पागलों की तरह उड़ती हैं और खिलाड़ियों को झाड़ू से गिराने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से हर टीम में 2 बीटर्स होते हैं। ग्रिफिंडर में फ्रेड और जॉर्ज वीजली हैं। उनका काम है ब्लजर्स से अपनी टीम की रक्षा करना और उन्हें दूसरी टीम की ओर धकेलना। वुड ने गंभीरता से पूछा, तो समझ में आया? हैरी ने तेजी से दोहराया। 3 चेसर्स क्वॉफल से स्कोर करते हैं। कीप गोल पोस्ट बचाता है। बीटर्स ब्लजर्स से अपनी टीम की रक्षा करते हैं। वुड ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया। हैरी ने थोड़ा संकोच से पूछा, क्या ब्लजर्स ने कभी किसी को मार डाला है? वुड हंस पड़ा, हॉगवर्ट्स में तो कभी नहीं। कुछ जबड़े टूटे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब टीम का आखिरी खिलाड़ी बचा है, सीकर। वही तुम हो।
तुम्हें क्वाफल और ब्लजर्स की परवाह नहीं करनी जब तक कि वो तुम्हारा सिर न तोड़ दे। वुड ने हंसते हुए जोड़ा, चिंता मत करो, वीजली जुड़वा ब्लजर्स से निपटने में उस्ताद हैं। असल में वो खुद भी ब्लजर्स जैसे ही हैं। फिर उसने क्रेट से चौथी और आखिरी गेंद निकाली। ये बाकी गेंदों से बिल्कुल अलग थी, अखरोट के आकार की छोटी सी चमकदार सुनहरी गेंद जिसके दोनों ओर नन्ही नन्ही चांदी की परियां जैसी पंख थी। वुड ने गंभीरता से कहा, यह है गोल्डन स्निच और ये सबसे अहम गेंद है। इसे पकड़ना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये इतनी तेज और इतनी छोटी है कि अक्सर आंखों से ओझल हो जाती है। सीकर का काम है इसे पकड़ना। जब भी कोई सीकर स्निच पकड़ लेता है उसकी टीम को 150 पॉइंट्स मिलते हैं और आमतौर पर जीत भी उसी की होती है। यही वजह है कि सीकर्स को सबसे ज्यादा फाउल किया जाता है। और हाँ, क्विडिच का खेल तभी खत्म होता है जब स्निच पकड़ा जाए, इसलिए कभी कभी ये खेल महीनों तक चलता है। रिकॉर्ड तो 3 महीने का है। उस वक्त खिलाड़ियों को आराम देने के लिए बार बार सब्स्टिट्यूट उतारने पड़े थे। उसने गहरी सांस ली। तो ये था पूरा खेल। कोई सवाल? हैरी ने सिर हिला दिया। उसे सब कुछ साफ समझ आ गया था, बस अब करना बाकी था। वुड ने स्निच को वापस क्रेट में रखते हुए कहा, आज स्निच से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत अंधेरा है, खो सकता है। चलो कुछ और से ट्राई करते हैं। उसने अपनी जेब से गोल्फ की साधारण गेंदों की थैली निकाली। कुछ देर बाद दोनों आसमान में थे। वुड हर दिशा में पूरी ताकत से गोल्फ बॉल फेंकता और हैरी उसे पकड़ने के लिए झपटता। हैरानी की बात यह थी कि हैरी ने एक भी गेंद नहीं छोड़ी। उसकी नजरें और हाथ एकदम सही काम कर रहे थे। वुड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आधा घंटा गुजरते गुजरते रात गहराने लगी और उन्हें प्रैक्टिस रोकनी पड़ी। वुड ने खुशी से चमकते हुए कहा, इस साल क्विडिच कप पर हमारा ही नाम होगा। मुझे तो ये तक हैरानी नहीं होगी अगर तुम चार्ली वीजली से भी अच्छे सीकर बन जाओ। और याद रखना, वो इंग्लैंड के लिए खेल सकता था अगर ड्रैगन के पीछे भागने न चला जाता। वुड के साथ किले की तरफ लौटते हुए हैरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पहली बार लगा, ये उसका असली खेल है, यही उसकी जगह है। हैरी अब इतना व्यस्त रहने लगा था, क्विडिच की हफ्ते में 3 बार होने वाली प्रैक्टिस और ऊपर से ढेर सारा होमवर्क, कि उसे यकीन ही नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसे हॉगवर्ट्स आए पूरे 2 महीने हो चुके थे। किला अब उसे प्रिवेट ड्राइव से कहीं ज्यादा घर जैसा लगने लगा था और उसकी क्लासें भी दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही थीं, क्योंकि अब उन्होंने बुनियादी चीजें सीख ली थीं और जादू की असली मजेदार बातें शुरू हो रही थीं। हैलोवीन की सुबह पूरे कॉरिडोर में बेक हो रहे कद्दू की मीठी खुशबू फैली हुई थी और उसी दिन प्रोफेसर फ्लिटविक ने चार्म्स की क्लास में ऐलान किया कि अब वो सब लोग उन चीजों को उड़ाना सीख सकते हैं, कुछ ऐसा जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, खासकर तब से जब उन्होंने देखा था कि प्रोफेसर फ्लिटविक ने नेविल के टोड को हवा में इधर-उधर उड़ा दिया था। क्लास में उन्होंने सबको जोड़ी बना दिया। हैरी का पार्टनर था सीमस फिनिगन। हैरी को थोड़ी राहत मिली क्योंकि नेविल लगातार उसकी तरफ देख रहा था और हैरी नहीं चाहता था कि उसका जोड़ा नेविल बने। रॉन की जोड़ी बनी हरमाइनी ग्रेंजर के साथ। यह कहना मुश्किल था कि रॉन ज्यादा नाराज था या हरमाइनी। दरअसल हरमाइनी ने उस दिन से हैरी और रॉन से बात करना बंद कर दिया था जब हैरी को उसका झाड़ू मिला था। प्रोफेसर फ्लिटविक अपनी हमेशा वाली मोटी किताबों की ढेर पर चढ़कर चहकते हुए बोले, याद रहे बच्चों, कलाई की प्यारी सी हरकत, स्विश और फ्लिक। हाँ, स्विश और फ्लिक। और सही शब्द बोलना भी बहुत जरूरी है। कभी मत भूलना, विजार्ड बरूफियों ने एस की जगह एफ बोल दिया था और अगले ही पल उनके सीने पर भैंसा बैठा मिला।
क्लास हंसी से गूंज उठी। लेकिन असल काम आसान नहीं था। हैरी और सीमस ने कितनी ही बार स्विश और फ्लिक किया, पर पंख वहीं डेस्क पर पड़ा रहा। सीमस इतना अधीर हो गया कि उसने अपनी वॉन्ड से पंख को चुभो दिया और पंख धुएं के गुबार में जल उठा। हैरी को अपना टोपी उतारकर आग बुझानी पड़ी। पास वाली टेबल पर रॉन की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वो दोनों हाथों को पवन चक्की की तरह घुमा रहा था और चिल्लाया, विंगार्डियम लेवियोसा। हरमाइनी ने तुरंत चटक कर कहा, तुम गलत बोल रहे हो। ये ऐसे है, विंगार्डियम लेवियोसा। गार को लंबा खींचो। रॉन झुंझलाकर बोला, अगर तुम इतनी ही होशियार हो तो तुम ही करके दिखाओ। हरमाइनी ने अपनी चोगा की आस्तीन चढ़ाई, वॉन्ड घुमाई और साफ आवाज में बोली, विंगार्डियम लेवियोसा। और देखते ही देखते उनका पंख डेस्क से उठकर 4 फुट ऊपर हवा में तैरने लगा। वाह, कमाल कर दिया मिस ग्रेंजर, प्रोफेसर फ्लिटविक ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा। बच्चों, सब देखो, मिस ग्रेंजर ने बिल्कुल सही किया है। क्लास के खत्म होते होते रॉन का मूड और भी बिगड़ चुका था। उसने हैरी से गुस्से में कहा, कोई हैरानी नहीं कि कोई उसे बर्दाश्त नहीं करता। वो सचमुच एक दुःस्वप्न है। इसी दौरान किसी ने हैरी से टकराते हुए तेजी से गुजर किया। वो हरमाइनी थी। हैरी ने उसकी झलक देखी और चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। हैरी ने धीमे से कहा, मुझे लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली। रॉन ने कंधे उचकाए, लेकिन थोड़ी झिझक थी उसके चेहरे पर। तो क्या? उसे खुद ही तो समझना चाहिए कि उसके कोई दोस्त नहीं है। उस दिन हरमाइनी अगली क्लास में नहीं आई। दोपहर भर वो कहीं दिखाई नहीं दी। जब शाम को सब लोग हैलोवीन की दावत के लिए ग्रेट हॉल की ओर जा रहे थे, तो हैरी और रॉन ने पर्वती पाटिल को अपनी सहेली लैवेंडर से कहते सुना कि हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही है और उसने सबको कहा है कि उसे अकेला छोड़ दें। रॉन के चेहरे पर थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसी पल जब उन्होंने ग्रेट हॉल में कदम रखा तो सजावट ने सब कुछ भुला दिया। हजारों चमगादड़ दीवारों और छत से उड़ते हुए निकल रहे थे और हजारों ही चमगादड़ टेबलों के ऊपर काले बादलों की तरह मंडरा रहे थे, जिससे कद्दू में रखी मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। तभी अचानक गोल्डन प्लेटों पर खाना प्रकट हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे सत्र की पहली दावत में हुआ था। हैरी अभी अभी अपने लिए बेक्ड पोटैटो निकाल ही रहा था कि तभी प्रोफेसर क्विरल हॉल में घबराते हुए दौड़ते आए। उनका पगड़ी टेढ़ा था और चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। पूरा हॉल उन्हें देख रहा था। वो भागते हुए प्रोफेसर डंबलडोर की कुर्सी तक पहुंचे, मेज पर झुककर हाफते हुए बोले, ट्रॉल, डंजन्स में ट्रॉल। सोचा आपको बता दूं। और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़े, बेहोश। हॉल में अफरातफरी मच गई। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। तभी डंबलडोर की वॉन्ड से निकले बैंगनी आतिशबाजी जैसे धमाके ने सबको चुप करा दिया। उनकी गहरी आवाज गूंजी, प्रीफेक्ट्स, अपने अपने हाउसेज को तुरंत डॉर्मेट्री तक ले जाए। पर्सी का चेहरा चमक उठा। वो गर्व से बोला, सभी मेरे पीछे आओ। फर्स्ट ईयर्स, ध्यान से मेरे साथ रहो। अगर मेरे आदेश मानोगे तो ट्रॉल से डरने की कोई जरूरत नहीं। रास्ता दो, फर्स्ट ईयर्स आ रहे हैं। हटो जरा, मैं प्रीफेक्ट हूं। सीढ़ियां चढ़ते हुए हैरी ने पूछा, यह ट्रॉल अंदर आया कैसे? रॉन ने कहा, मुझसे मत पूछो। वो तो बहुत ही बेवकूफ होते हैं। शायद पीव्स ने मजाक में हैलोवीन पर अंदर छोड़ दिया हो। भीड़ भाड़ में वो अलग अलग हाउसेज को अलग अलग दिशाओं में जाते हुए देख रहे थे। हफलपफ के एक झुंड से निकलते हुए अचानक हैरी ने रॉन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अभी याद आया, हरमाइनी। रॉन ने पलकें झपकाईं। उसका क्या? हैरी घबराकर बोला।
उसे तो ट्रॉल के बारे में पता ही नहीं है। रॉन ने होंठ काटे, फिर झुंझलाकर बोला, ठीक है, चलते हैं। लेकिन अगर पर्सी ने देख लिया तो मत कहना। दोनों झुकते चिपते हफलपफ की भीड़ में घुसे, फिर एक सुनसान गलियारे से निकलकर लड़कियों के बाथरूम की ओर भागे। उन्होंने बस मोड़ ही काटा था कि पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। पर्सी, रॉन ने फुसफुसाकर कहा और हैरी को एक बड़े पत्थर के ग्रिफिन के पीछे खींच लिया। लेकिन जब उन्होंने झांक कर देखा तो वो पर्सी नहीं था, वो स्नैप थे। स्नैप तेजी से गलियारे से गुजरे और नजर से ओझल हो गए। हैरी ने धीमी आवाज में कहा, ये यहां क्या कर रहे हैं? बाकी टीचर्स तो सब डंजन्स में होंगे। रॉन ने फुसफुसाकर जवाब दिया, मुझे क्या पता। धीरे धीरे, जितना हो सके उतना चुपचाप, हैरी और रॉन स्नैप के धुंधले होते कदमों के पीछे पीछे उसी गलियारे में बढ़े। हैरी फुसफुसाया, वो तीसरी मंजिल की तरफ जा रहा है। लेकिन रॉन ने उसका हाथ थाम कर कहा, रुको जरा, कुछ सूंघ रहा है। हैरी ने गहरी सांस ली और अगले ही पल उसकी नाक सिकुड़ गई। एक भयानक बदबू हवा में घुली हुई थी, जैसे सड़े हुए मोजे और कोई ऐसा गंदा सार्वजनिक शौचालय जिसे कभी साफ ही न किया गया हो। और तभी एक अजीब सी घरघराहट, भारी भारी कदमों की आवाज गूंजी। रॉन ने डरते हुए इशारा किया। बाईं तरफ वाले लंबे गलियारे के अंत में कुछ विशाल सा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। दोनों तुरंत अंधेरे में सिमटकर खड़े हो गए और आंखें चौड़ी कर देखना शुरू किया। चांदनी की एक हल्की किरण उस पर पड़ी और दोनों के गले सूख गए। वो 12 फुट लंबा, पत्थर जैसा धूसर सा बदसूरत ट्रॉल था। उसका शरीर बिल्कुल किसी बड़े, उबड़-खाबड़ चट्टान जैसा और ऊपर छोटे से नारियल जैसी गंजे सिर पर टिका हुआ। उसकी टांगें मोटी मोटी पेड़ के तनों जैसी और पैरों पर सपाट, सख्त खाल। बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके लंबे हाथ जमीन तक झूल रहे थे और उनमें से एक से वो भारी भरकम लकड़ी का डंडा घसीट रहा था, जो फर्श से टकराकर घिसटने की आवाज कर रहा था। ट्रॉल एक दरवाजे के सामने रुका। उसने भीतर झांका, अपने कान फड़फड़ाए, जैसे सोच रहा हो कि क्या करना है। फिर धीरे धीरे कमरे के अंदर घुस गया। हैरी की आंखों में चमक आई, उसने धीरे से कहा, दरवाजे में ताला है, हम इसे अंदर बंद कर सकते हैं। रॉन ने कांपती आवाज में कहा, अच्छा आइडिया है। दोनों चुपचाप दरवाजे के पास बढ़े। दिल जोरों से धड़क रहा था, मुंह सूख गया था। हैरी ने झपट्टा मारा, चाबी पकड़कर दरवाजा धड़ाम से बंद किया और ताला चढ़ा दिया। हो गया। दोनों की आंखों में पल भर के लिए जीत की चमक दौड़ गई। वो भागते हुए वापस लौटने लगे। लेकिन तभी एक तीखी, डर से भरी चीख ने उनके कदम रोक दिए। वो चीख उसी कमरे से आई थी जिसे उन्होंने अभी अभी बंद किया था। रॉन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हे भगवान, ये तो लड़कियों का बाथरूम है। हैरी हांफते हुए बोला। हरमाइनी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये उनकी आखिरी चाहत थी, ट्रॉल वाले कमरे में वापस जाना। मगर और कोई रास्ता नहीं था। वे पलटे और बुरी तरह घबराए हाथों से ताले की चाबी घुमाने लगे। जैसे तैसे दरवाजा खोला और अंदर घुसे। अंदर का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। हरमाइनी दीवार से सटकर खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल पीला, आंखें डरी हुई, होंठ खुले लेकिन आवाज गायब। उसके सामने वो विशाल ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसकी भारी गदा दीवारों से टकराते हुए वॉश बेसिनों को तोड़ती जा रही थी। हैरी हताशा में चिल्लाया, इसे उलझाओ। उसने पास का एक नल पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। धड़ाम। ट्रॉल रुक गया, हरमाइनी से कुछ फुट दूर। उसने उलझन में कान फड़फड़ाए,
बेवकूफी से पलकें झपकाईं और आवाज की तरफ मुड़ा। उसकी छोटी छोटी गंदी आंखें हैरी पर टिक गईं। अब वो हैरी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी गदा ऊपर उठी और हवा में झूलने लगी। ओए मूर्ख, रॉन ने चिल्लाकर ध्यान खींचा और लोहे का पाइप उसकी तरफ फेंका। पाइप उसके कंधे से टकराया, मगर ट्रॉल पर कोई असर नहीं हुआ। बस उसकी गंदी सूरसी नाक अब रॉन की ओर मुड़ी। यही मौका पाकर हैरी ने हरमाइनी को पकड़कर खींचा। भागो, भागो! लेकिन हरमाइनी वहीं जड़ बनी खड़ी रही, दीवार से चिपकी, आवाज तक नहीं निकल रही थी। ट्रॉल अब रॉन की तरफ बढ़ा। उसकी गूंजती दहाड़ पूरे बाथरूम में गूंज उठी। और तभी हैरी ने कुछ ऐसा कर डाला जो उतना ही बहादुरी भरा था जितना मूर्खतापूर्ण। वो दौड़ता हुआ आया और छलांग मारकर ट्रॉल की पीठ पर चढ़ गया, दोनों हाथ उसकी मोटी गर्दन के चारों ओर कस दिए। ट्रॉल पहले तो इसे महसूस ही न कर पाया, लेकिन अगले ही पल हैरी की वॉन्ड, जो उसके हाथ में ही थी, सीधे उसकी नाक के छेद में घुस गई। आर्ग! ट्रॉल दर्द से चिल्लाया, गदा इधर उधर झुलाने लगा। हैरी उसके गले से लटका रह गया, मौत से इंचों की दूरी पर। हरमाइनी फर्श पर ढह गई थी। तभी रॉन ने अपनी वॉन्ड निकाली। उसे समझ नहीं आया क्या करे, बस पहला जादू मुंह से निकल गया। विंगार्डियम लेवियोसा! गदा अचानक ट्रॉल के हाथ से छूटी, ऊपर उठती चली गई, छत तक, फिर पलटकर इतनी जोर से उसके सिर पर आ गिरी कि पूरा कमरा हिल गया। धड़ाम! ट्रॉल वहीं डगमगाया और अगले ही पल जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। जमीन कांप उठी। हैरी हाफते हुए खड़ा हुआ, हाथ कांप रहे थे। रॉन वहीं अपनी वॉन्ड हवा में पकड़े खड़ा था, आंखें फटी की फटी। हरमाइनी कांपती आवाज में बोली, क्या ये मर गया? हैरी ने वॉन्ड ट्रॉल की नाक से खींची, जिस पर चिपचिपा सा राख जैसा मैल लगा था। नहीं, बस बेहोश है। उफ! ट्रॉल की नाक की गंदगी। उसने घृणा से वॉन्ड उसकी पतलून पर पोंछ डाली। उसी पल दरवाजा जोर से खुला। भारी कदमों की आहट आई। प्रोफेसर मैकोनागल गुस्से से भरी हुई अंदर आई, पीछे पीछे स्नैप और घबराए से क्विरल। क्विरल ने ट्रॉल को देखा और वहीं शौचालय पर बैठते हुए लगभग बेहोश से हो गए। स्नैप झुककर ट्रॉल की जांच करने लगा। मैकोनागल का चेहरा आग की तरह लाल था। उन्होंने हैरी और रॉन की तरफ घूरा। आखिर तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था? हैरी चुप, रॉन अब भी वॉन्ड उठाए खड़ा था। तुम्हें पता है कितनी किस्मत से तुम दोनों जिंदा हो। इस वक्त तुम अपने डॉर्मेट्री में क्यों नहीं थे? स्नैप ने हैरी को तीखी निगाहों से देखा। हैरी ने तुरंत निगाहें झुका लीं। और तभी एक धीमी सी आवाज आई, कृपया प्रोफेसर मैकोनागल, ये मुझे ढूंढ रहे थे। मिस ग्रेंजर। हरमाइनी कांपते कांपते खड़ी हुई। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। मैं खुद ट्रॉल ढूंढने आई थी। मुझे लगा कि मैं अकेली ही इससे निपट सकती हूं, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा है। अगर हैरी और रॉन मुझे ढूंढने नहीं आते तो मैं अब तक मर चुकी होती। हैरी ने इसकी नाक में वॉन्ड घुसाया और रॉन ने इसकी गदा उड़ाकर इसे बेहोश कर दिया। इनके पास किसी को बुलाने का वक्त ही नहीं था। रॉन का मुंह खुला रह गया। हरमाइनी, जो कभी नियम तोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी, वो प्रोफेसर से झूठ बोल रही थी। मैकोनागल ने ठंडी आवाज में कहा, मिस ग्रेंजर, इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? अकेले ही ट्रॉल का सामना करने चली आईं। हरमाइनी चुप, सिर झुकाए खड़ी रही। ग्रिफिंडर से 5 अंक काटे जाएंगे, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। अगर तुम ठीक हो तो तुरंत अपने टॉवर में लौट जाओ। बाकी छात्र अब अपने अपने हाउसेज में दावत खत्म कर रहे हैं। हरमाइनी चुपचाप बाहर निकल गई।
प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरी और रॉन की तरफ कड़ी नजरों से देखा, लेकिन उनकी आवाज थोड़ी नरम पड़ी। मैकगोनागल, कड़ाई और हल्की राहत के साथ। खैर, मैं अब भी यही कहूंगी कि तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन बहुत कम पहले साल के छात्र पूरे बड़े माउंटेन ट्रोल का सामना कर सकते हैं। तुम दोनों को ग्रिफिंडोर के लिए 5-5 अंक मिलेंगे। प्रोफेसर डंबलडोर को इसकी जानकारी दी जाएगी। अब जा सकते हो। हैरी और रॉन ने राहत की सांस ली और तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गए। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा, तब तक जब तक वे 2 मंजिल ऊपर नहीं चढ़ गए। ट्रोल की बदबू से दूर होना ही अपने आप में सुकून था। रॉन नाक सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, हमें सिर्फ 10 अंक ही मिले? इससे कहीं ज्यादा मिलने चाहिए थे। हैरी हंसते हुए, 10 नहीं, 5, क्योंकि हरमाइनी के 5 अंक तो काट लिए गए। रॉन ने होंठ काटते हुए मान लिया, फिर धीरे से बोला। रॉन थोड़ा झिझकते हुए, लेकिन अच्छा किया उसने। हमारे लिए झूठ बोलकर सजा अपने ऊपर ले ली, वरना हम तो बुरी तरह फंस जाते। वैसे मानना पड़ेगा, हमने सचमुच उसकी जान बचाई थी। हैरी गंभीर होकर, या फिर शायद उसे बचाने की नौबत ही न आती अगर हमने ट्रोल को उसी कमरे में बंद न कर दिया होता। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए। थोड़ी देर बाद वे मोटी औरत, फैट लेडी, के पोर्ट्रेट तक पहुंच गए। दोनों एक साथ। पिग स्नाउट। पोर्ट्रेट खुला और वे अंदर चले गए। कॉमन रूम शोर और रौनक से भरा हुआ था। हर कोई अपने हाथों में खाने पीने की प्लेट लिए बैठा था, जो ऊपर भेज दिया गया था। हंसी ठिठोली और बातें चल रही थी। लेकिन दरवाजे के पास अकेली खड़ी थी हरमाइनी। उसका चेहरा अब भी गंभीर था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, कुछ शर्मिंदगी, कुछ आभार। कुछ पलों के लिए एक भारी सी चुप्पी छा गई। कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। फिर जैसे किसी ने इशारा किया हो, तीनों के मुंह से एक साथ निकला। तीनों धीरे धीरे, सच्चाई के साथ, थैंक यू। इसके बाद वे तुरंत वहां से हट गए और प्लेटें उठाने में लग गए। लेकिन उस एक छोटे से पल में कुछ बदल गया था। उस पल से हरमाइनी ग्रेंजर अब सिर्फ एक पढ़ाकू, नियमों में बंधी हुई लड़की नहीं रही। वो अब उनकी दोस्त थी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बांटने के बाद इंसान के बीच दूरी रह ही नहीं सकती। और 12 फुट लंबे एक माउंटेन ट्रोल को मिलकर हराना उन चीजों में से एक था। और इस तरह तीनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। किताबों और नियमों से आगे बढ़कर अब दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हो चुकी थी। मगर हॉगवर्ट्स की दीवारों के पीछे अभी और भी रहस्य छिपे थे। जादुई सफर अभी लंबा था और चुनौतियां अभी बाकी थी।